मेरा नाम मोहनलाल है। उम्र कोई 52 के आसपास होगी। अपनी पत्नी शकुंतला के गुजर जाने के बाद से गांव के उस बड़े से आंगन वाले घर में मेरी जिंदगी एक ठहरे हुए तालाब जैसी हो गई थी। बेटा राहुल पुणे में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी रिया से। रिया को जब पहली बार देखा था तो देखता ही रह गया था। बिल्कुल मॉडर्न शहर की लड़की, जीन्स टॉप पहनती, अंग्रेजी में बातें करती और उसकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। राहुल उसे पसंद करता था तो हमने भी हाँ कर दी। शादी के बाद वो दोनों पुणे में ही बस गए। शकुंतला के जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता। राहुल फोन पर हमेशा कहता, पापा आप यहाँ आ जाओ हमारे पास। लेकिन मैं ही अपनी जड़ें उखाड़ नहीं पा रहा था। पर इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही सता रही थी और मन की उदासी थी। मैंने सोचा चलो कुछ दिन बच्चों के साथ ही बिता आऊं। जब मैं पुणे स्टेशन पर उतरा तो राहुल नहीं, रिया मुझे लेने आई थी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरे पैर छुए। पापा सफ़र कैसा रहा? बढ़िया था बेटा, मैंने बैग रखते हुए कहा। राहुल क्यों नहीं आया? मैंने कहा था। वो क्या है ना पापा, उन्हें अचानक एक ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग के लिए मुंबई जाना पड़ा। कल सुबह तक आ जाएंगे। आप नाराज़ तो नहीं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मैं अपनी सारी झिझक भूल गया। नहीं बेटा, इसमें नाराज़गी की क्या बात? काम तो काम है। हम उनके 2 BHK फ्लैट पर पहुंचे। घर बहुत करीने से सजाया हुआ था, हर चीज़ अपनी जगह पर। रिया ने मुझे मेरा कमरा दिखाया और बोली, पापा आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए बढ़िया सी अदरक वाली चाय लाती हूँ। मैं नहा धोकर बाहर आया तो रिया तौलिए से अपने गीले बाल पूंछती हुई मिली। उसने शायद मेरे आने की जल्दी में ही स्नान किया था। उसने एक ढीली सी टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। गांव की आंखों से देखने पर यह थोड़ा अजीब था, लेकिन सच कहूं तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी गोरी टांगें, मैंने झट से अपनी नजरें फेर लीं। अरे पापा आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। हम दोनों बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। और बताओ बेटा, सब ठीक है? राहुल का काम कैसा चल रहा है? ये सुनते ही उसकी मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। ठीक ही है पापा, काम काम तो उनका हमेशा ही चलता रहता है। उसकी आवाज में एक हल्का सा व्यंग था या शायद उदासी, मैं समझ नहीं पाया। मतलब वो काम बहुत करते हैं पापा। प्रमोशन, टारगेट, इन सब में वो इतने उलझे हैं कि उन्हें घर परिवार का होश ही नहीं रहता। कभी कभी तो लगता है कि उन्होंने मुझसे नहीं, अपने लैपटॉप से शादी की है। वो आखिरी बात मजाक में कह गई, पर उसकी आंखें हंस नहीं रही थी। अध्याय 2, रात के साए और बंद दरवाजे। 2 दिन बीत गए। राहुल का कल सुबह नहीं आया। उसका फोन आया कि मीटिंग एक हफ्ते के लिए बढ़ गई है। मैं क्या कहता, बस ठीक है बेटा, काम पर ध्यान दो कहकर फोन रख दिया। लेकिन इन 2 दिनों में मैंने घर का माहौल भांप लिया था। रिया, वो अकेली थी, बहुत अकेली। वो सुबह उठती, मेरे लिए नाश्ता बनाती, फिर अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठ जाती। वो भी वर्क फ्रॉम होम करती थी। दिन भर हम दोनों घर पर होते, पर अपने अपने कमरों में, बस खाने के वक्त ही मिलते। तीसरी रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद जगह नहीं थी। मैं पानी पीने के लिए उठा। किचन से लौटते वक्त रिया के कमरे के पास से गुजरा, जो मेरे कमरे के बगल में ही था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं ठिठक गया। क्या वो रो रही है? मैंने थोड़ा और करीब होकर सुनने की कोशिश की। तुम समझते क्यों नहीं अमित? वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। आवाज़ बहुत धीमी और दबी हुई थी। मैं यहाँ अकेली पागल हो जाऊंगी। राहुल को मेरी परवाह ही नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। तुम जानते हो मेरे दिल में क्या है। काश तुम यहाँ होते। पापा जी आए हुए हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। प्लीज प्लीज कुछ करो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित, ये कौन था? काश तुम यहाँ होते। मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। इसका मतलब मेरी बहू का किसी और के साथ। मेरा खून खौल उठा। अपने बेटे के लिए गुस्सा और रिया के लिए नफरत सी महसूस होने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। पूरी रात करवटें बदलता रहा। एक औरत जिसका पति शहर से बाहर है, ससुर घर पर है और वो अपने प्रेमी से ऐसी बातें कर रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगली सुबह मैं रिया से ठीक से बात नहीं कर पाया। वो नाश्ता लेकर आई। पापा पराठे ठंडे हो रहे हैं। मैंने बिना उसकी तरफ देखी कहा, भूख नहीं है। क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक है? उसने मेरा माथा छूने की कोशिश की। मैंने झटके से उसका हाथ हटा दिया। दूर रहो मुझसे। मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही जोर से बोल गया। वो सहम गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने मैंने क्या किया पापा?
तुम मुझसे पूछ रही हो ये तुमने क्या किया? मेरा गुस्सा फट पड़ा। रात को किससे बात कर रही थी? कौन है वो अमित? अपने ससुर के घर में होते हुए ये सब करते तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मुझे घूर कर देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सी शांति थी। फिर वो रोई नहीं, वो हंसी, एक ठंडी उदास हंसी। अमित, वो बोली, आप अमित की बात कर रहे हैं? उसने अपना लैपटॉप उठाया, उसे ऑन किया और मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर फेसबुक खुला था। उसने अमित नाम की प्रोफाइल खोली। ये है अमित, मेरी चचेरी बहन का पति, मेरा जीजा। कल मेरी बहन की डिलीवरी थी, ऑपरेशन से बेटा हुआ है। वो बहुत डरी हुई थी, तो मैं बस उसे ही समझा रही थी, उसे तसल्ली दे रही थी। लेकिन तुमने कहा काश तुम यहाँ होते। मैं हकला गया। हाँ कहा, क्योंकि मेरी बहन रो रही थी कि काश अमित यहाँ होते, पर वो किसी काम से शहर से बाहर थे। मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं अमित से बात करती हूँ, वो जल्दी आ जाएगा। और वो मैं अमित जीजा जी को नहीं, अपनी दोस्त सोनिया से बात कर रही थी। कॉल वेटिंग पर थी। वो मजाक कर रही थी कि मैं उसे भूल गई हूँ। तो मैंने कहा मैं सिर्फ तेरी दोस्त नहीं, तेरी बहन जैसी हूँ। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैंने अपनी बहू पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था। बेटा रिया, मुझे माफ कर दो। मैं उसके पैरों में बैठने लगा। उसने मुझे कंधों से पकड़कर रोक लिया। नहीं पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? और इतना कहते ही वो फपक फपक कर रो पड़ी। आपकी गलती नहीं है पापा, गलती मेरी किस्मत की है। आप तो बस वही सोच रहे थे जो कोई भी सोचेगा। अकेली औरत, पति दूर है, जरूर कुछ गलती कर रही होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। मैं उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। नहीं पापा, मुझे बोलने दीजिए। आज नहीं बोलूंगी तो मैं सच में पागल हो जाऊंगी। अध्याय 3, लैपटॉप का वो राज। वो मुझे सोफे पर बिठाकर खुद जमीन पर मेरे पैरों के पास बैठ गई। पापा, राहुल, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? वो काम में व्यस्त रहता है, इसका मतलब ये नहीं व्यस्त। वो फिर से हंसी। पापा, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। मैं सन्न रह गया। क्या? हाँ पापा, शुरुआत में मुझे लगा कि वो काम से थक जाते होंगे। फिर मुझे लगा शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मैं उनके लिए सजती संवरती, उनकी पसंद का खाना बनाती, पर वो हमेशा लैपटॉप में घुसे रहते। जब मैं उनके करीब जाने की कोशिश करती तो वो झड़क देते। रिया, सोने दो, सुबह जल्दी उठना है। हम एक ही बिस्तर पर अजनबियों की तरह सोते हैं। नहीं सोते थे, अब तो 6 महीने हो गए हैं हम अलग अलग कमरों में सोते हैं। ये मेरे लिए एक और सदमा था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बहुत की। पूछा कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या वो किसी और को पसंद करते हैं, पर वो बस एक ही जवाब देते हैं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है। एक औरत की क्या ज़रूरतें होती हैं पापा? पैसा? ये पूरा घर पैसे से भरा है। मेरे पास हर चीज़ है, पर वो एक चीज़ नहीं है जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। उसका साथ, उसका प्यार, उसका स्पर्श। मैं राहुल से बात करूंगा, मैंने गुस्से से कहा। क्या बात करेंगे आप? क्या कहेंगे कि जाओ अपनी बीवी के साथ सो जाओ? पापा, ये चीजें जबरदस्ती नहीं होती। वो उठी और अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं बैठा सोचता रहा, मेरे बेटे ने इस हंसती खेलती लड़की की ये क्या हालत बना दी थी। शाम हो गई, वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मैंने दरवाजा खटखटाया। रिया बेटा, खाना खा लो। कोई जवाब नहीं आया। मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, वो लॉक नहीं था। अंदर का नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिया अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी, हेडफोन लगाए हुए, और स्क्रीन पर एक विदेशी फिल्म चल रही थी, एक कामुक फिल्म। 2 लोग बहुत ही अंतरंग अवस्था में। रिया उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी आहट से वो चौंक कर देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने हड़बड़ी में लैपटॉप बंद कर दिया। उसका चेहरा शर्म, डर और ग्लानि से लाल हो गया। पापा, आप अंदर कैसे? वो कांप रही थी। मैं उस वक्त ना तो ससुर था, ना ही एक मर्द। मैं सिर्फ एक बाप था जिसकी बेटी को कोई जख्म दे गया था। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। वो और जोर से रोने लगी। मैं बुरी औरत नहीं हूँ पापा। मैं बस जानना चाहती थी कि ये कैसा महसूस होता है। वो अपनी ही नज़रों में गिर गई थी। मुझे नहीं पता पापा, मैं क्या करूँ? ये अकेलापन, ये शरीर की ज़रूरतें। मैं कुछ गलत कर बैठूंगी पापा, मुझे बचा लीजिए। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। अध्याय 4, फिसलन और सहारा। उस रात मैंने उसे बहुत समझाया, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ। अगले दिन मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। रिया बेटा, आज तेरे हाथ की पूड़ियाँ खाने का मन है। वो मुस्कुराई। कई दिनों बाद। बस इतनी सी बात, अभी बनाती हूँ, कहकर वो किचन की तरफ भागी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा उसे देख रहा था। वो कितनी अच्छी थी। मेरी जरा सी बात पर वो अपना सारा गम भूलकर काम में लग गई। तभी उसका पैर फिसला। शायद जमीन पर तेल गिरा था।
आह! वो जमीन पर गिर पड़ती इससे पहले ही मैंने दौड़कर उसे थाम लिया। वो पूरी तरह मेरी बाहों में थी। उसका गर्म शरीर मेरे सीने से सट गया था। उसके गीले बाल मेरी गर्दन पर बिखर गए थे। हम दोनों की सांसें तेज चल रही थी। वो पल जैसे वहीं ठहर गया। उसकी बड़ी-बड़ी आंखें जिनमें कल तक आंसू थे, आज मेरे चेहरे पर टिकी थी। उसमें एक अजीब सी कशिश थी, एक प्यास थी। मैं जो 52 साल का एक विधुर था, जिसके मन में वासना के ख्याल कब के मर चुके थे, आज पहली बार मुझे कुछ और ही महसूस हुआ। रिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, उल्टा उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। पापा, वो सिसकी। शांत बेटा। मेरी आवाज़ भी कांप रही थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया, उसे सहारा देने के लिए या शायद खुद सहारा पाने के लिए। हम कितनी देर यूं ही खड़े रहे मुझे नहीं पता। जब वो अलग हुई तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो बिना कुछ कहे वापस किचन में चली गई। पर मैं जानता था आज कुछ बदल गया था। मेरे और उसके बीच का रिश्ता वो अब सिर्फ ससुर बहू का नहीं रहा था। अध्याय 5, जो होना था। उस रात हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं की। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वो स्पर्श, उसकी गर्म सांसें मेरे जहन में घूम रही थी। मैं खुद को कोस रहा था। मोहन, वो तेरी बहू है, बेटे की अमानत है। ये क्या पाप सोच रहा है तू? तभी मेरे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने